हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेदांतु केमिस्ट्री में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के अध्याय 3 जो कि केमिस्ट्री का है, धातु और अधातु। तो धातु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स और अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धातु और अधातु के गुण क्या होते हैं, धातु और अधातु के में अंतर क्या होता है, फिर इसके बाद धातु और अधातुओं की क्या होते हैं रासायनिक गुण। तो इन सभी चीज़ों के बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों मूड बना के अच्छे से और एक कापी पेन लेके आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, या फिर अगर आपके पास इस चैप्टर का नोट्स है तो फिर आप चीज़ें यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक। और यदि नोट्स नहीं है तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, जिससे कि आपको एक बेटर नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक दोस्तों। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हो तो वीडियो को पूरा देखिए, और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो धातु और अधातु, देखिए सबसे पहले क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, ठीक। तो पदार्थ को उनके गुणधर्मों के आधार पर, ठीक, जो पदार्थ होते हैं उनके गुणधर्मों के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है धातु और दूसरा क्या होता है अधातु। तो जो धातु होगा उसका गुण कुछ अलग होगा और जो अधातु होगा उसका गुण क्या होगा, अलग होगा, ठीक। तो उन्हीं जो धातु के गुण होते हैं और जो अधातु के गुण होते हैं उन्हीं को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक। तो देखिए, जो ये क्वेश्चन आपको कैसे लिखना होगा, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। धातु व अधातुओं के गुण, ठीक। अगर धातु के गुण लिखा रहेगा तो जो ये लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है ऐसी, ठीक, इस चीज़ के इधर, इस लाइन के इस तरफ जो चीज़ आपको दिख रहा है, अगर धातु का गुण पूछेगा तो सीधे सीधे आपको इस तरफ की जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको लिख देना है। और अधातु के गुण के बारे में पूछेगा तो इस तरफ जो लिखा हुआ है उसको लिख देना है, ठीक। अगर पूछ देगा धातु व अधातु में अंतर, ठीक, तो आपको क्या लिखना है, धातु के गुण, ठीक, इधर लिख देना अधातु के गुण और यहाँ पे अंतर लिख देना है, ठीक। या फिर ऐसे लिख सकते हो धातु के गुण और अधातु के गुण, तो इधर धातु के लिख दोगे उधर अधातु के गुण लिख दोगे। तो देखते हैं कैसे क्या क्या हमको लिखना है। तो सबसे पहले देखो, धातु विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक। जो पहला यहाँ पे धातु का गुण होता है वो है कि विद्युत व ऊष्मा के सुचालक। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि धातु में से विद्युत प्रवाहित हो सकती है और ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है। विद्युत को जो कॉपर का तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, वो क्या है, धातु है, ठीक। तो उसमें से आप लोग देखते हैं कि विद्युत प्रवाहित होती है। अब रीजन ये है कि धातु में विद्युत प्रवाहित क्यों होती है, तो धातु के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और जो विद्युत प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ठीक। अब बोलोगे कि ऊष्मा के सुचालक का मतलब क्या है। ऊष्मा का सुचालक का मतलब क्या होता है कि धातु में ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कोई भी पानी या फिर दूध हो तो उसको हम लोग धातु के बर्तन में रखते हैं और वो क्या होता है, धातु के बर्तन में रखते तो पदार्थ हमारा गर्म हो जाता है। और यदि देखें कि धातु का बर्तन वो नहीं रहे तो क्या हमारा पदार्थ गर्म हो सकता है, कम चांस है, ठीक। तो जो ऊष्मा, जो धातु होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा दोनों के सुचालक होते हैं और जो अधातु होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा दोनों के कुचालक होते हैं। मतलब जो अधातु होते हैं उसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती और ऊष्मा भी प्रवाहित नहीं हो सकती। दूसरा देखो, धातु में तन्यता के गुण पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं होगा कि तन्यता क्या होता है, तो जान लो। जैसे कि हम लोग तार को देखे होंगे, बहुत जगह तार का यूज होता है। जैसे कि आप लोग सीधे सीधे मान लो कि जो हमारा जैसे कि बिजली का तार होता है, ठीक, एल्युमिनियम का तार जो होता है, बिजली का तार, ये सब जो होते हैं उसमें देखो वो धातु तो सीधे सीधे तार के रूप में तो हमें प्राप्त होता नहीं होगा, उनसे धातुओं से हमारा तार बनाया जाता है, ठीक। तो धातुओं को तार बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, धातुओं को पिघलाना होगा, ठीक। और पिघलाने के बाद उसे एक ऐसे बर्तन में डालना होगा जहाँ से एक पतली सी छेद हो और उसी में से हल्का सा तार को हमें पकड़ के खींचना होगा जिससे कि वह पतला एक वायर के रूप में बाहर आए, या उसको पीट के हम लोग धातु के तार को बना सकते हैं पतला, ठीक। तो धातुओं से तार जो हमारा निर्मित होता है इसी गुण को हमें तन्यता बोलते हैं।
ठीक। और अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि अगर अधातुओं से को गलाएंगे तो जैसे कि धातु क्या होता है तार के रूप में बन सकते हैं, वैसे अधातु क्या होंगे, या तो वो तुरंत टूट जाएंगे, ठीक, क्योंकि उसमें ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। ठीक। तीसरा, ये अघात वर्धनीयता होते हैं। तो जो धातु होंगे, धातु के आप चादर भी देखे होंगे, जैसे चादर का धातु का यूज कहाँ पे होता है? जैसे सीधे सीधे मान लो कि जो धातु का चादर होता है उसका यूज होता है दरवाजा बनाने में। ठीक। तो जो धातु होता है तो पहले तो धातु जो होगा वो दरवाजा के फॉर्म का तो होगा नहीं, उसे पीट कर, ठीक, सबसे पहले उसको पीट के क्या होता है कि पतला चादर के रूप में बनाया जाता है। तो जो धातु को पीट कर पतला चादर के रूप में बनाया जाता है, इसी गुण को हम लोग अघात वर्धनीयता बोलते हैं। ठीक। और जो अधातु होते हैं ये भंगुर होते हैं, मतलब अगर अधातु को हम लोग पीटेंगे हथौड़े से तो ये टूट कर टुकड़े में विभाजित हो जाएंगे। ठीक। अब चौथा धातु के गुण देखते हैं। धातुओं में विशेष चमक पाई जाती है, जैसे कि अगर किसी धातु पर प्रकाश कहीं पर से आके गिरता है तो फिर वो आंखों पे चमकता है। ठीक। तो इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? धात्विक चमक। जो चमकता है उसे धात्विक। और अधातु में जैसे कि प्लास्टिक का कोई चीज़ होगा तो उस पर प्रकाश चमकता नहीं है। ठीक। तो इन इसलिए क्या होता है कि जो धातु में होता है वो विशेष चमक होता है और अधातुओं में कोई सामान्यतः विशेष चमक नहीं होता है। ठीक। तो ये धातु का गुण एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं, अधातु के गुण एक तरफ। तो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो एक तरफ धातु लिख दो, दूसरी तरफ अधातु। ठीक। बोर्ड एग्जाम में अगर गुण पूछेगा तो इस तरफ जो लिखा हुआ है उसको लिख देना, और अधातु का गुण पूछेगा तो जो इस तरफ लिखा हुआ है उसको लिख देना। अगर अंतर में पूछ देगा तो एक तरफ धातु लिख देना, एक तरफ अधातु लिख देना, दोनों में इस साइड और उस साइड लेके अंतर लिख देना। ठीक। अब हम लोग धातु के पांचवें गुण को देखते हैं। तो धातु का जो पांचवा गुण होता है, धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक। और अधातु सामान्यतः ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो धातु के पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक। जो धातु होता है उसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। मतलब मान लो कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया आपके सामने धातु का। ठीक। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। तो जैसे कि हम लोग जानते क्या है कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक। तो प्रोटॉन में क्या होता है कि धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऋण आवेश। तो अगर इस धातु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन होंगे। तो मान लो कि इस धातु से हमने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? निकाल दिया। इस धातु से एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया। अब इसके पास प्रोटॉन की तो संख्या एक अधिक हो जाएगी। क्यों अधिक हो जाएगी? क्योंकि हमने अभी बताया कि जितने धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल दिए, तो इसके पास एक प्रोटॉन अधिक हो जाएगी। और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। तो इसलिए धातु पर क्या आ जाएगा? धन आवेश। ठीक। और अधातु सामान्यतः क्या करते हैं? ऋणायन बनाने की। जैसे कि यहाँ पे हमने क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन में से हमारा क्लोरीन के पास क्या होता है? ऋणायन। इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक। तो इसके पास यदि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको, ठीक, तो ये क्या बना लेगा? क्लोरीन। ठीक। तो ये होती है इसके पास गुण, क्योंकि इसके पास क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें अगर देखोगे तो प्रोटॉन की संख्या एक अधिक होगी और जो इलेक्ट्रॉन होगी उसकी संख्या एक कम होती है। ठीक। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये पूरा एटम बन गया। अब छठा गुण देखते हैं, धातुएं अपारदर्शी होती है, मतलब धातु के इस पार से उस पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक। और अधातु क्या होती है? पारदर्शी भी हो सकती है, अपारदर्शी भी हो सकती है और पारभाषक भी हो सकती है। तीनों प्रकार की, मतलब धातु की इस पार से उस पार हम लोग देख भी सकते हैं। जैसे कि आपकी खिड़की के दरवाजे में शीशा लगा होता है तो वो क्या होता है? अधातु होता है, तो पारदर्शी होता है। लेकिन कोई भी, जैसे आप मान लो कि लोहा है, ठीक, तो लोहा की तो इस पार उस पार हम लोग नहीं देख सकते, तो ये क्या होता है? अपारदर्शी होता है। ठीक। अब सातवां धातु का जो गुण है उसको देखते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक। जो धातु के ऑक्साइड होंगे क्षारीय होंगे, मतलब अगर धातु किसी ऑक्साइड से, जैसे कि आपको मान के चलो कि धातु कोई है, ठीक, ये ऑक्साइड है, ठीक, धातु के ऑक्साइड हो गया, ये क्या होंगे? क्षारीय होंगे। मतलब अगर इनका H2O से रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, ठीक, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaOH। ठीक, इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। तो यही बोल रहा है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक, इस गुण को देख लो।
आठवां गुण जो होता है, कुछ धातुओं जैसे सीजियम, गैलियम व मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। जो पारा होता है, गैलियम होता है, सीजियम, ये हमारा लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। ठीक, इन इन तीनों को छोड़ के या एक काक धातु और होगा, उन सभी को छोड़ के जो जितने भी धातु होती है सभी ठोस अवस्था में होती है। और जो अधातुएं होती है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में होती है। जैसे ठोस का एग्जाम्पल ले हम लोग अधातु, तो सीधे सीधे बोल सकते हैं कि प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया। ठीक, और द्रव का ले हम लोग सीधे सीधे एग्जाम्पल अधातु का, तो द्रव में भी हमारे बहुत से अधातु हैं। जैसे कि मान लो, जैसे पानी मान लो आप लोग सीधे सीधे, या फिर मिट्टी का तेल मान लो, ये सभी क्या है, अधातु है जो कि द्रव अवस्था में। गैस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपका हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, तो ये सब गैस अवस्था में पाई जाती है। तो अधातुओं की तीनों अवस्था होती है। ठीक, अब हम लोग नौवां देखते हैं। तो धातुओं के उदाहरण, तो धातु क्या होता है, कापर होता है, आयरन होता है, सोडियम और मरकरी, ये सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक, जहाँ पे सोडियम किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। अब जो अधातु का नौवां गुण है, धातुओं के उदाहरण, अधातुओं के उदाहरण, तो यहाँ पे सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बन आदि क्या है, अधातुएं। तो ये हमारा था धातु के गुण और अधातु के गुण। इधर हमारा धातु का गुण था, इधर हमारा अधातु का गुण था। अगर अंतर पूछेगा तो इस तरफ जितना हमने बताया इस तरफ अधातु का लिख देना, इधर अधातु का लिख देना। अब हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जो धातु का पहला गुण होता है उसको देखते हैं। तो धातु के अंदर क्या गुण होता है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में धातुओं में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, सोडियम एक धातु है, इसका धनायन एक समीकरण के अनुसार दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अभी ये चीज़ को तो हमने आपको ऊपर एग्जांपल लेके बताया भी कि एक सोडियम है। ठीक, सोडियम को Na से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ये क्या है, धातु है। ठीक, अब इसमें से क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक, तो क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी। ठीक, एक प्रोटॉन की अधिकता होगी तो इसलिए इस पर आ जाता है प्लस चार्ज। ठीक, तो इस ये क्या हो गया, धातु का धनायन बनाने की प्रवृत्ति। अब जैसे कि मान लो आपको सीधे सीधे बता दें कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं, आपके पास यदि 1 लाख रुपए हैं। ठीक, अब 1 लाख रुपए में से किसी बंदे को 10 रुपये चाहिए, तो आप आराम से देख सकते हैं अगर किसी बंदे के पास 100 रुपये हैं, ठीक, और उससे कोई 10 रुपया मांगे, तो कौन ज़्यादा ईजी से 10 रुपये दे सकता है, जिसके पास ज़्यादा अमाउंट होगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक, तो अब हम लोग धातु के दूसरे रासायनिक गुण को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे धातु का दूसरा गुण, तो धातु के ऑक्साइड बनाने का गुण। तो धातु जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम धातु को लिया। ठीक, इसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, चूँकि हमारा जो मैग्नीशियम धातु होता है वो बहुत अधिक क्रियाशील होता है। ठीक, तो अगर इसको हम लोग अगर सामान्यतः वायु में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक, तो इसको उदाहरण के रूप में हम लोग लिख देंगे। अब तीसरा जो धातु के गुण होता है, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो धातु था इसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा के इसका क्या बना लिया, धात्विक ऑक्साइड बना लिया। ठीक, धातु का ऑक्साइड। अभी जो धातु का ऑक्साइड है, ठीक, ये यदि पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड दिख रहा है। तो अब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये जल में क्रिया करेगा। ठीक, तो ये बनाएगा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, अभी आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा, OH माइनस। ठीक, जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार। उसको क्या बोलते हैं, क्षार। ठीक, तो यहाँ पर OH दिख रहा है आपको, तो जल में घुल के क्षार बनाते हैं। ठीक, चूँकि यहाँ पे OH आपको दिख रहा है। अब हम लोग धातु का जो चौथा गुण होता है उसको, तो हाइड्राइड बनाने का गुण। तो धातु हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम धातु को ले लिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। अब इसका सोडियम का 2 मालिक्यूल्स लिया गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन का भी 2 मालिक्यूल्स है। अब जब सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड बनेगा। ठीक, अब हम लोग धातु का पांचवा गुण देखेंगे। अगला है पांचवा, तनु अम्लों से अभिक्रिया। जो धातु होते हैं वो यदि तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जरूरी समझना है कि तनु अम्ल क्या होता है। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो तनु अम्ल ऐसा अम्ल होता है यदि किसी अम्ल में हम लोग पानी मिला के, ठीक,
उसकी सांद्रता को कम कर देते हैं, तो जो अम्ल बनता है उसे हम लोग तनु अम्ल बोलेंगे। मतलब ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से अधिक हो। ठीक, तो अधिकांश धातु तनु अम्ल HCl या H2SO4, जरूरी नहीं होता कि H2SO4 और HCl दोनों तनु ही होता है। ठीक, HCl लेंगे हम लोग, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा कर देंगे। ठीक, तो उसमें यदि हम लोग धातु को मिलाएंगे तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा। ठीक, में घुलकर हाइड्रोजन विस्थापित करती है। उदाहरण को देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल में हम लोग डाल देंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेगा सल्फ्यूरिक अम्ल को अपने साथ अटैच करके। ठीक, तो यहाँ से हाइड्रोजन को ये हटा दिया। ठीक, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि क्लास में कुछ दुष्ट लड़के होते हैं, कुछ कम दुष्ट लड़के रहते हैं। तो जो दुष्ट लड़के रहते हैं वो यदि लेट से भी आते हैं तो अगर पहले बेंच पर किसी को देखेंगे तो क्या करेंगे, 2 पड़ाका उसको दे के बोलेंगे तुम जाओ पीछे। ठीक, और वहाँ पे अपने आके बैठ जाते हैं। तो ठीक, जो मैग्नीशियम है ये क्या है, दुष्ट है। ठीक, ये हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित करेगा और अपने स्थान ले लेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन धीरे से गायब होकर हवा के रूप में गायब हो जाता है। ठीक, तो अब हम लोग छठवां एग्जाम्पल लेते हैं, लवणों के वैद्युत अपघटन से। तो यहाँ पे लवण क्या होता है, जैसे कि लवण हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई अम्ल होता है, अम्ल जैसे मान लो यहाँ पे HCl उदाहरण ले लिए। ठीक, यहाँ पे HCl का उदाहरण ले लिए, और जो क्षार होता है, ठीक, NaOH का उदाहरण ले लिए। ठीक, अब जो अम्ल होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन अम्ल का गुण क्या होता है, H+ आयन देना, और जो क्षार का गुण होता है वो होता है OH- आयन देना। ठीक, तो अम्ल और क्षार का जब रिएक्शन हम लोग करवाएंगे तो यहाँ पे सोडियम अधिक क्रियाशील धातु ये हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित करेगा, NaCl बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या बनेगा, H2O। तो जो NaCl है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो NaCl का निर्माण हुआ, इसमें अम्ल की भी प्रॉपर्टी है और Cl। ठीक, तो ये हमारा अम्ल की, देखो NaCl जो क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों है, तो इसमें अम्ल की भी गुण होगी, क्षार की भी। तो ये जो पदार्थ अपना इसको हम लोग लवण बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो लवण है NaCl है। ठीक, NaCl क्या करेगा कि इसके पास सोडियम के पास तो ये अधिकता होती है, इसके पास हमेशा क्या क्वालिटी होती है कि प्लस आयन को देना। ठीक, तो ये प्लस आयन और ऋण आयन में सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा। अब सोडियम में इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक, जैसे यहाँ पर सोडियम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक कमी है, इसके पास जब इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल दिए तो एक इलेक्ट्रॉन की तो अब कमी हो गई। अब यही इलेक्ट्रॉन जब इससे जुड़ जाएगा तो मुक्त अवस्था में सोडियम बनता है। तो जो कैथोड और एनोड होते हैं, ठीक, जैसे बैटरी में 2 तार होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड। तो कैथोड जो होता है वो क्या होता है, ऋण, और जो एनोड होता है वो क्या होता है, धन। तो ये सोडियम है, ठीक, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ये किसके पास जाएगा, ऋण के पास जाएगा। तो इस ऋण के पास आएगा तो इसका पूरा मेटल यही सोडियम पे जो कैथोड है उस पर आके अटैच हो जाता है। तो इसको आप लोग छठवें नंबर का जो धातु का गुण है। अब हम लोग देखेंगे अधातु के रासायनिक गुण। अब हम लोग देखेंगे अधातु के रासायनिक गुण। तो अधातु में ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में अधातु सामान्यतः ऋण आयन बनाते हैं। ठीक, तो क्लोरीन का हम लोग एक उदाहरण ले रहे हैं जो कैसे ऋण आयन बनाता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन एक एटम है, इसके पास प्लस आवेश की कमी है नहीं, इसके पास जैसे क्लोरीन है तो उसके पास क्या है, प्रोटॉनों की कमी है। ठीक, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, प्रोटॉनों की अधिकता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या में बराबर आ जाएगा। ठीक, तो यही इसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे अधातु में ऑक्साइड बनाने का गुण। तो अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं और ये ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ठीक, तो अधातु का यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑक्सीजन। अधातु का जो एग्जाम्पल यहाँ पे, अधातु ऑक्सीजन भी होता है, अधातु यहाँ पे हम सल्फर लेंगे। ठीक, तो सल्फर अधातु है। ठीक, इसका जब ऑक्सीजन से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, गैस। ठीक, अब जो सल्फर डाइऑक्साइड जो धातु का ऑक्साइड बन गया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे अधातु है जो कि ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मतलब ये क्या होगा, ऑक्साइड हो गया, जो कि क्या गैस है। अब यही सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि जल में घुलकर, जो कि यहाँ पे पानी से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा, H2SO3, जो कि क्या है, एक अम्ल है। अब हम लोग तीसरा गुण देखते हैं अधातु की।
आगे देखते हैं अधातुओं में हाइड्राइड बनाने का गुण। तो अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड यौगिक बनाते हैं जो कि स्थायी होते हैं। तो यहाँ पे N2 क्या है, अधातु, और ये हाइड्रोजन गैस है, इससे संयोग किया और अमोनिया का निर्माण हो गया। ठीक, अब ये अमोनिया क्या होता है, स्थायी होता है। रीजन आपको बताना जरूरी है कि अधातु के जो हाइड्राइड होते हैं ये स्थायी क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या है कि अधातु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी यदि उसके पास होगी तो कम क्रियाशील होगा। ठीक, अब जो चीज़ कम क्रियाशील होगा वो तो स्थायी होगा ही। ठीक, जो अधिक क्रियाशील है वो अस्थायी रहेगा, लेकिन जो क्या है कम क्रियाशील है वो तो स्थायी होगा। तो इसलिए यहाँ पे अधातु जो कि नाइट्रोजन है ये क्या है, कम क्रियाशील है। ठीक, इसलिए जो अमोनिया का निर्माण होगा ये स्थायी होगा। ठीक, जरूरी नहीं कि अमोनिया है, कोई और चीज़ भी हो सकता है। अब चौथा जो अधातु का गुण है, अधातु पर अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो अधातु होते हैं उस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, पांचवा हमारा गुण क्या है, यहाँ पर लवणों का वैद्युत अपघटन। लवण के वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप अधातुएं एनोड पर प्राप्त होती हैं। जैसे कि यहाँ पे NaCl क्या है, लवण है, इसमें से प्लस और माइनस दोनों निकला। अब क्लोरीन से जब इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एटम बन जाएगा। ठीक, तो यही क्या है, और जो जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक तार एनोड है। ठीक, अब एनोड पर क्या होता है, प्लस चार्ज। एनोड पर क्या होता है, प्लस चार्ज। अब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये जो क्लोरीन आयन है ये किस पर जाके अटैच करेंगे, प्लस वाले के पास ना, जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये क्लोरीन इससे आके अटैच करेंगे प्लस वाले के साथ, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इससे बाइंड कर हो जाएगा और यही क्लोरीन एटम का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा अधातु का गुण था। अब हम लोग थोड़ी सी नोट्स आपको लिखवा देते हैं जो कि अधातु और मिश्र धातु के बारे में होगी। अब हम लोग देखेंगे उपधातु क्या होता है। ठीक, तो उपधातु ऐसा धातु होता है जिसमें कि, ठीक, उपधातु ऐसा धातु होता है जो कि धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, इन तत्वों को हम लोग उपधातु कहते हैं। उदाहरण में आर्सेनिक और एंटीमनी ले ली। ठीक, एक दो और उपधातु होता होगा। ठीक, तो अगर एग्जाम में उपधातु पूछेगा तो क्या बोलेंगे, कुछ ऐसे तत्व जो कि धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। आगे क्या होता है, मिश्र धातु। तो दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब जैसे कि समांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ, इस बात को ध्यान दो। समांगी मिश्रण जो कि केमिस्ट्री का एक पॉइंट आता है। ठीक, तो समांगी का मिश्रण मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका पानी है। ठीक, अब पानी के साथ अगर हम लोग लोहा का रिएक्शन करवाएं, जैसे कि लोहे को पानी में डाल दिए। ठीक, कोई गर्म नहीं है इसमें, या गर्म भी हल्का फुल्का होगा तो भी कोई इफेक्ट उतना ज़्यादा आएगा नहीं। तो दोनों को डालेंगे तो क्या मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक, अब समांगी मिश्रण का मतलब क्या होगा कि जितने भी पदार्थ हों सबका स्टेट सेम हो। जैसे कि अगर लोहा क्या हो, द्रव अवस्था में हो। जैसे कि देखो यहाँ पर चीनी है, चीनी है। ठीक, और क्या है, जल, चीनी और जल। तो चीनी का जो मालिक्यूल्स होता है वो ठोस होता है और जल का मालिक्यूल्स क्या होता है, वो द्रव होता है। तो चीनी को जब हम लोग जल में मिलाते हैं, जब घोलते हैं तब जाके घुलता है। अगर डायरेक्ट चीनी को डाल दे तो वो घुलेगा नहीं, घुलेगा। अगर मान लो सीधे सीधे हम लोग रेत ले लिए, रेत, इसका मतलब क्या होता है, बालू। बालू को अगर हम लोग जल में डालेंगे तो ये आजीवन नहीं घुल सकता। तो इस प्रकार की जो मिक्सिंग होगी उसे हम लोग विषमांगी मिक्सिंग कहेंगे, और जो चीनी और जल का मिश्रण होगा वो हमारा समांगी मिश्रण होगा, ताकि दोनों मिल के अब एक नए पदार्थ की उत्पत्ति कर दिए। मतलब कोई पदार्थ अगर हम लोग चाहें अलग कर ले तो वो अलग नहीं होगा, जबकि रेत और जल को हम लोग चाहेंगे तो अलग कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मतलब उस पदार्थ को मिलने के बाद हम लोगों को उस अलग अलग पदार्थ हो, जैसे चीनी और जल को हम लोग घो दिए तो चीनी को अलग निकालना और जल को अलग निकालना दोनों मुश्किल बात है। ठीक, तो इस प्रकार के मिश्रण को, हमारा जो मिश्रण बनेगा उसे हम लोग समांगी मिश्रण बोलेंगे। ठीक, तो दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने पर समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। मतलब अगर मान लो कि कॉपर और जिंक को हम लोग मिला लिए, ठीक, तो हमारा क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है।
अब उनको मिलाएंगे कैसे? सबसे पहले कॉपर हमें लेना होगा और फिर क्या लेना होगा? जिंक लेना होगा। दोनों को अलग अलग हमें गर्म करना होगा। अब जब दोनों द्रव अवस्था में हो जाए तब उन्हें हमें मिलाना होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि पीतल बनाने के लिए कॉपर 10 किलो डाल दिए और जिंक हमारा 1 पाव है, तो ऐसे नहीं, दोनों की एक निश्चित अनुपात होगी, ठीक। तो उसके हिसाब से हम लोग मिलाएंगे। तो उन दोनों को सबसे पहले गर्म करना होगा, गर्म कर कर उन्हें अलग अलग, फिर उनको एक हिसाब से समांगी मिश्रण के हिसाब से उसको मिलाएंगे। फिर उसी को हम लोग ठंडा कर देंगे तो हमारा मिश्र धातु प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग कुछ प्रमुख मिश्र धातु देखेंगे जिसका उपयोग क्या क्या होता है और वो मिश्र धातु किन किन धातुओं को मिलाकर बनते हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे है, ठीक। तो यहाँ पे देखो आपको पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, टाका, ये 5 मिश्र धातु हमने एग्जाम्पल में लिए हुए। इससे अधिक भी आपके सिलेबस में बोर्ड में यही 5 मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं, और भी पूछ सकते हैं, जैसे कभी कभी गन मेंटल का पूछा जाता है, ठीक। तो वैसे होते हैं। तो जो पीतल होता है उसमें कॉपर और जिंक दो चीज़ मिलाकर ये बना होता है, जिसमें कॉपर की मात्रा 80% होती है और जो जिंक की मात्रा होती है वो 20% होती है। अगर पीतल का आप लोग देखे होंगे कि बर्तन बहुत जगह बना होगा, तार बना होगा, कारतूस बना होगा, मूर्ति भी बना होगा पीतल की, जो कि आप लोग बहुत देखे। तो अब जो दूसरा धातु है कांसा है। कांसा में क्या होता है? कॉपर होता है और टीन होता है, जिसका उपयोग क्या होता है? बर्तन तथा मूर्तियाँ बनाने में। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल। तो कॉपर की जर्मन सिंक में क्या होता है? 60% मात्रा, जिंक की 20% मात्रा और निकिल में 20% मात्रा। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पे परसेंटेज दिखा हुआ है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ऐसा आया हुआ है कि पीतल में कितनी कौन कौन से धातु मिले होते हैं, ठीक, और उसमें धातुओं की कितनी कितनी मात्रा होती है, ठीक। तो वहाँ पे आपको 80% 20% ऐसा दिखाना होता है, ठीक। तो जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें कॉपर होता है, जिंक होता है, निकिल होता है। तो जेवर, बर्तन तथा मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अब चौथा देखेंगे स्टेनलेस स्टील, जिसमें क्या होता है? आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है और कार्बन। तो इसका उपयोग क्या कहाँ पर होता है? बर्तन, मूर्तियाँ, साइकिल के पुर्जों व शल्य चिकित्सा के औजारों में। तो जैसे साइकिल का रिंग हो गया, ठीक। मूर्ति भी बनाने में स्टील का जो होता है, या फिर सीधे सीधे कभी कभी आप लोग स्टील का इंची भी देखी होगी, तो वो भी क्या होता है? यही स्टेनलेस स्टील ही होता है। फिर टाका, लेड व टीन, जैसे कि आपके पास कभी कभी जानते होगे कि जैसे कि हमारा कोई भी चीज़ जैसे वायर हो गया या बल्ब हो गया, कोई भी ख़राब हो जाता है तो उसको हम लोग सोल्डिंग करवाने जाते हैं, तो वहाँ पे लेड व टीन दोनों को मिक्सिंग करके वो तार बनाया जाता है, ठीक। तो इसी का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किया जाता है, ठीक। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके किसी मशीन का तार छोड़ दिया तो वहाँ पे जो सोल्डिंग होती है उसमें लेड व टीन की तार ही उपयोग होती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अमलगम क्या होता है, ठीक। एक छोटा सा टॉपिक है, इस चीज़ को एक लाइन में आप लोग देख लो, ठीक। अमलगम क्या होता है? तो पारा एक सामान्य ताप पर द्रव धातु है जिनमें अनेक धातुएं घुल जाती हैं, इस प्रकार प्राप्त विलयन को अमलगम कहते हैं। तो पारा क्या होता है? सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक। अगर इसमें हम लोग दूसरे धातु को डालते हैं, ठीक, तो क्या होती हैं? घुल जाती हैं। तो इस प्रकार से जो विलयन होते हैं उस विलयन को हम लोग अमलगम कहते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि सभी धातुएं पारा में घुल जाएंगी, ठीक। कुछ धातुएं घुलती हैं, या अगर कुछ धातुएं नहीं भी घुल रही तो उनको गर्म करेंगे तो वो घुल जाएंगी, ठीक। तो ये दोस्तों आज की जो वीडियो है वो केवल वीडियो पार्ट नंबर 1 है। सेकेंड अगर आप देखना चाहते हो, ठीक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा, ठीक। आप वहाँ से ओपन करके देख सकते हो या फिर चैनल में प्लेलिस्ट में खोल के आप देख सकते हो, ठीक। तो प्लीज़ दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।